यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु का यहाँ पर टेस्ट नंबर चौथा था, टेस्ट नंबर 4 देख रहे थे। और यहाँ से जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर इसके 75 क्वेश्चन कवर कर लिए। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसका, सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स यहाँ पर इसके क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक्स में, और प्लस यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स है, स्टैटिक है, वो सब क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और 75 क्वेश्चन हो गए। और हम लोग आज यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में 76 नंबर से 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ से चौथा पेपर ही पूरा होगा। और हम लोग ने यहाँ पर अभी केजीएस का भी टेस्ट नंबर 12 खत्म कर लिया है, और आज यहाँ पर जो ज्ञान बिंदु का है ये भी चौथा पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे दृष्टि का पेपर देखेंगे, दृष्टि का। और फिर अभी यहाँ पर परफेक्शन है इसका है वो भी देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग जितने क्वेश्चन पेपर होते हैं यार वो सब कवर करते रहेंगे। एक बात आपको याद रखना है, ये टेस्ट पेपर तो साथ में करते रहना है, ठीक है। टेस्ट पेपर को अगर टेस्ट पेपर पे ही डिपेंड आपको रहना कि सोचते हो कि चलो इसी से मेरा पेपर पूरा हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, जितने भी यहाँ पर टॉपिक आते जा रहे हैं उन टॉपिकों को बहुत डीप में जाके पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इतना करना है। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा आपको, टेस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा तो बताता हूँ मैं, ठीक है। आते क्वेश्चन में, क्वेश्चन 76 है। इसमें बोला है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उनमें से शुरू किए गए यहाँ पर जो प्रमुख कार्यक्रम उसके संबंध में यहाँ पर मैच करना है। कार्यक्रम नारा संबंधित यहाँ पर इसकी योजना कौन कौन सी होगी। पहली बात है परिवार नियोजन कार्यक्रम, क्या होगा इसका, परिवार नियोजन कार्यक्रम हो जाएगा ये आपका। चौथी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था ये आपको हो जाएगा बी का। फोर्थ मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, IRDP की जो राष्ट्रव्यापी शुरुआत थी ये की गई थी, सी का आपको हो जाएगा दूसरा छठी पंचवर्षीय योजना में। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था ये आपको हो जाएगा डी का 3। करेक्ट आंसर 76 का बी करेक्ट है। 77 नंबर आते हैं। 77 भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में योजना अंतराल जो प्लान हॉलिडे है और वार्षिक यहाँ पर योजनाओं के संबंध में विचार करना है। भारत में अब तक कुल 3 बार 1966 से 69, 78 से 80 और 90 से 92 के बीच में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर वार्षिक योजनाएं लागू की गई हैं। पहली बात क्या होगी, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 77 का है ये आपका करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है प्रथम योजना अंतराल जो है, ठीक है, 1966 से 69 का मुख्य कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता का भारत पाक युद्ध का भीषण सूखा होना, ये बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, तीसरा बोला है कि वर्ष 1978 से 80 की अवधि को अनवरत योजना प्लान के रूप में जाना जाता है जिसे जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात है वर्ष 1990 से 92 के दौरान राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता और भुगतान संतुलन BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके संकट के कारण वार्षिक योजनाएं चलाई गई हैं। चारों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। 1 2 3 4 आंसर क्या होगा 77 का डी करेक्ट है। डी नहीं, हाँ डी एक से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है भारत के वित्त आयोग के संबंध में विचार करना है। ऐतिहासिक गठन और वर्तमान स्थिति यहाँ पर संबंध में भारत के प्रथम वित्त आयोग 1952 से 57 के अध्यक्ष के संस्थानम थे। पहली बात क्या होगा, 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि भारत के प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित उसके अध्यक्ष कैसी नियोगी थे, न कि के संथारम, ठीक है, पहला गलत है। भारत के तृतीय वित्त आयोग 1957 से 62 की अध्यक्षता में कैसी नियोगी द्वारा की गई थी, सेकेंड गलत होगा क्योंकि ये संथानम ने की थी, है ना, आपस में इन्होंने चेंज कर दिया। इसका आंसर ये होगा, इसका ही होगा, ठीक है, तो दोनों गलत हो गए। तीसरी बात है वर्तमान में गठित 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, करेक्ट है। और चौथी बात है भारत में संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आंसर क्या होगा, करेक्ट है ना, 3 और 4 सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 और 4 करेक्ट है, तो बी करेक्ट आंसर है। 79 नंबर है भारत में वस्तु सेवा कर GST के संवैधानिक ढांचे के संबंध में विचार करना है। GST को भारत में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से लागू किया गया था। 79 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, सेकंड बात भी सही। अनुच्छेद 246 का ए संसद द्वारा राज्य विधानमंडल सभाओं के वस्तु सेवा कर GST के संबंध में कानून बनाने की शक्ति क्या करता है, प्रदान करता है। ये बात भी क्या हो जाएगी इसकी, सही होगी या नहीं, सोचो। देखो तीसरी वाली जो बात है यहाँ से ये क्या होगी, ये भी करेक्ट है। चौथी बात है अंतर्राज्यीय व्यापार इंटरस्टेट ट्रेड पर GST लगाने का संग्रह का अधिकार अनुच्छेद 269 के तहत सरकार को दिया जाता है, ये भी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 79 का सभी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो सही आंसर क्या होगा,
सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक करेक्ट है इसके, है ना, तो एक से अधिक करेक्ट है, डी यहाँ से सही आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के 80 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 80 बोले भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी जो है उसकी स्थापना की शक्तियों के संबंध में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है पहला बोला है सेबी की स्थापना मूल रूप से 12 अप्रैल 1989 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। क्या होगा पहला बात यहाँ से जो होगी इसकी, ये 80 का पहला स्टेटमेंट आपका जो हो जाएगा ये करेक्ट है ना। पहली बात करेक्ट नहीं है, गलत है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें। इसलिए गलत है क्योंकि सेबी की मूल स्थापना मूल रूप से 12 अप्रैल 1988 को, है ना, 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ये बात गलत हो जाएगी, 89 बोल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा डाउट था इसमें, तो पहला गलत है। सेकंड क्या होगा, इसने सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा बोल रहा है कि इसका मुख्य कार्य शेयर बाजार के जो निवेशक होते हैं उसमें हितों में रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना, करेक्ट है। सेबी का मुख्यालय मुंबई स्थित है, इसके पास अर्धनैतिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। तो 2, 3, 4 इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट है। तो 2, 3, 4 मतलब ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी के कानूनी ढांचे को स्थापित करने के लिए 29 मार्च 2017 को लोकसभा द्वारा पारित 4 प्रमुख विधेयकों के संबंध में विचार करना है। केंद्रीय वस्तु सेवा कर जीएसटी विधेयक 2017 राज्य के भीतर आपूर्ति पर जो केंद्र है द्वारा कर संग्रह हेतु, पहला क्या होगा, 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो 81 का रहेगा ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, है ना, सही है। सेकंड बात है एकीकृत वस्तु सेवा कर जीएसटी विधेयक जो होता है 2017, इसके अंतर राजीव व्यापार वाणिज्य पर कर हेतु, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा भारत के वस्तु सेवा कर जीएसटी को लेकर कानूनी ढांचे को लेकर के यहाँ पर 4 विधेयक के रूप में पारित किया गया है। तीसरी बात है वस्तु सेवा कर के लेकर विधेयक के राज हानि की भरपाई, ये भी हो सकता है। और चौथी बात है केंद्र शासित प्रदेश में वस्तु सेवा कर को विधेयक बिना विधान वाले सभा वाले क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश हेतु। तो चारों बात आप नोट कर सकते हो। क्या नोट करोगे, आप नोट करोगे कि वस्तु सेवा कर जीएसटी जो है उसको स्थापित करने के लिए 29 मार्च 2017 में लोकसभा द्वारा 4 प्रमुख विधेयक थे। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, ये चारों बातें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 82 भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन फेरा के बारे में विचार करना है और फेमा की तुलना करते हुए विदेशी विनिमय नियमन जो अधिनियम है फेरा 1973 का उद्देश्य विदेशी मुद्रा संरक्षण करना और इसका उल्लंघन करने पर अपराध माना जाता था। पहला 82 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 ने फेरा का स्थान लिया है और इसे 1 जून 2000 से प्रभावी रूप में लागू किया गया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा फेमा के तहत विदेशी मुद्रा नियमों में का उल्लंघन को अब दीवानी अपराध यहाँ पर माना जाता है, ना कि आपराधिक, एकदम सही बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा बोला फेमा का जो प्राथमिक उद्देश्य बाहरी व्यापारी भुगतान को सुविधाजनक बनाना और विदेशी जो मुद्रा बाजार को सुव्यवस्थित करना, ये बात भी करेक्ट है। सभी बातें 82 की यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से 82 का क्या होगा, 82 का 1 से अधिक डी, है ना। 83 नंबर है क्वेश्चन, भारत में वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण जो है उसके तत्कालीन राजनीतिक के संबंध में विचार करना है। आर्थिक सुधारों को प्रारंभिक रूपरेखा वर्ष 1985 में राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में तैयार की गई थी। 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड है जुलाई 1991 में जब ऐतिहासिक आर्थिक सुधार लागू हुए थे तब भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है वर्ष 1991 में आर्थिक संकट के समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। ये बात गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह अवस्थ थे, लेकिन यहाँ पर उस समय भारत के राष्ट्रपति आर वेंकटरमण थे, ठीक है, तो ये बात गलत होगी। उदारीकरण एलपीजी मॉडल का मुख्य उद्देश्य लाइसेंस राज समाप्त करने को निजी वैश्वीकरण को बढ़ावा देना था। ये बात सही है। 1, 2, 4 करेक्ट आंसर यहाँ से ए। क्वेश्चन 84 84 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना राष्ट्रीयकरण और इसके गवर्नर के संबंध में विचार करना है। पहली बात है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये 84 का करेक्ट है। सेकंड भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे।
सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है ना, सेकेंड भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रथम भारतीय मूल के गवर्नर बने थे, ये बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं 1 2 3। और चौथी बात यहाँ से गलत है क्योंकि 1 जनवरी 1949 को जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय इसके गवर्नर एल के झा थे, ये बात गलत है। 1 जनवरी 1949 को जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय भी सीडी देशमुख ही इसके गवर्नर थे, ठीक है, गलत हो जाएगा। 1 2 3 इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में वाणिज्यिक जो बैंक है उसके राष्ट्रीयकरण के 2 प्रमुख चरणों के संबंध में विचार करना है। 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 वाणिज्यिक के जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी जमा राशि 50 करोड़ या उससे अधिक थी। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, 15 अप्रैल 1980 को दूसरे चरण में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी जमा राशि 100 करोड़ या उससे अधिक थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है। क्यों, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट रिवर्स बोला हूँ कि इस वजह से, क्योंकि गलत है सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक थी इसमें बता रहा है, ये 200 करोड़ से अधिक थी ना, 100 करोड़ यहाँ पे इसमें नहीं होगा है ना, इस वजह से गलत है। कुछ खास यहाँ पर इतना टर्म्स नहीं था, लेकिन यहाँ पर 100 करोड़ से 200 करोड़ का बाकी सब सही है। तो पहला गलत है यहाँ से, मतलब पहला यहाँ से सही, एक दूसरा गलत है। 86 नंबर है, 86 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित विभिन्न जो दर हैं उसके यहाँ पर कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला बोला है कि रेपो रेट वह दर होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं के लिए आरबीआई को ऋण देता है। पहली बात क्या होगी, 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड बात है रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए बिना किसी कोलेटरल ऋण प्रदान करता है। ये बात गलत है क्योंकि रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है बैंक दर या बैंक रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त जमा राशि आरबीआई के पास जमा करके ब्याज अर्जित करता है, ये बात सही है। 86 का आंसर गलत है तीसरा, क्योंकि बैंक दर जो होती है वह ब्याज दर है जिस पर यहाँ पर देश के केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सरकारी प्रतिभूति के दीर्घावधि के लिए यहाँ पर ऋण प्रदान करता है, इसलिए गलत होगा ये। दूसरा भी गलत होगा, सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर पूछा है कि कौन सा इसका सही होगा। 87 नंबर है, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली के बारे में किस वर्ष यहाँ पर शुरुआत की गई थी, ठीक है। आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर, ये शुरुआत की गई थी 1957, इसका करेक्ट आंसर 1957, ठीक है। 88 आते हैं, 88 है, इसमें बोला है शेयर बाजार की शब्दावली के संबंध में विचार करना है। तेजड़िया वह सट्टेबाजी होता था, ये सट्टेबाजी होता है जो भविष्य में वस्तुओं या शेयरों की कीमतों गिराने की आशा से उन्हें वर्तमान में बेच सकते हैं या बेच देते हैं। पहली बात क्या होगी, 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये गलत है क्योंकि वास्तव में तेजड़िया वैसा होता है जो बाजार में तेजी की उम्मीद करता है और कीमतें बढ़ने की आशा स्टॉक खरीदेगा, पहला गलत है। सेकेंड, मंदड़िया वह व्यक्ति जो बाजार में स्टॉक की कीमतें मंद गति से बढ़ाने की चेष्टा करता है और भविष्य की ऊंची कीमत पर बेचने को स्टॉक खरीदता है, सेकेंड बात गलत है क्योंकि मंदड़िया जो होता है वह होता है जो कीमतों को घटाने को या गिरने की उम्मीद करता है और मंदी का लाभ उठाने के लिए बिकवाली करता है, ठीक है, तो गलत हो गया। तीसरा, भारत में शेयर बाजार का नियमन सेबी द्वारा किया जाता है, करेक्ट है, केवल 3 करेक्ट है, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 अर्थव्यवस्था में उस स्थिति को क्या कहता है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा 89 का सी, मुद्रास्फीति करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है 90 में, 90 नंबर ये नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा सी, सच्चर समिति लघु उद्योग। ये बात गलत है क्योंकि सच्चर समिति का संबंध लघु उद्योग से नहीं बल्कि यहाँ पर मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक जो स्थिति है उसका अध्ययन करने से था और लघु उद्योग के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। आंसर 90 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर विकल्प सही सम्मिलित है, इनमें से कौन सा यहाँ पर विकल्प सही सम्मिलित होगा ये बताना है। 91 है, इसमें से कौन सा सही सम्मिलित है, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कार्ल मार्क्स, ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है, ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 92 नंबर, इसमें बोला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुर्लभ मुद्रा और सुलभ मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताइए कि इसमें से कौन सा कथन गलत होगा। दुर्लभ मुद्रा क्या होगा 92, देखो जो दुर्लभ मुद्रा है ये हाँ ये हो जाएगा
वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार आपूर्ति अपेक्षा मांग हमेशा अधिक रहती है। ठीक है, तो ये बात करेक्ट है, राइट। दूसरा, सुलभ मुद्रा क्या होगी? वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग अपेक्षा आपूर्ति से अधिक रहती है, जिसका मूल्य अस्थिर होता है। करेक्ट है, स्थिर नहीं, याद रखना अस्थिर होगा। ठीक है। तीसरी बात है ये, विकसित देशों में मुद्राएं जैसे अमेरिकी डॉलर या यूरो उसको दुर्लभ मुद्रा की श्रेणी में रखा जाता है। करेक्ट है, तीनों बातें सही है। 92 का आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। बोला गलत कौन सा? इनमें से कोई गलत नहीं, सभी सही है। 93 नंबर है, अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न वक्रों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, लॉरेंज वक्र किसी देश में लोगों के बीच आय असमान वितरण को दर्शाता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, फिलिप्स वक्र जो होता है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध को प्रदर्शित करता है। तीसरा, लॉफर वक्र की दर सरकार को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व के बीच संबंध दिखाता है, जबकि यहाँ पर कुछ निट्स वक्र जो होता है आर्थिक विकास और पर्यावरण क्षरण को असमानता के बीच संबंध को दर्शाता है। करेक्ट आंसर सभी करेक्ट हैं। 93 का आंसर सी करेक्ट होगा। 94 नंबर है, निम्नलिखित में से समितियों पर उनके गरीबी का निर्धारण के आधारों पर मिलान करना है। ठीक है, कमेटी और यहाँ पर बेसिक केयर। पहला 94 पहला हो जाएगा वाई के अलग समिति, ये केवल पोषण को लेकर के है ना। उसके बाद लकड़वाला समिति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लेकर के। ठीक है, राइट, बी का 4। और सी जो आपका है सुरेश तेंदुलकर समिति, सी का 1 कैलोरी के साथ शिक्षा स्वास्थ्य खर्च को लेकर के है ना। और जो डी नंबर है रंगराजन समिति आपका संशोधित उपभोग व्यय को लेकर के। करेक्ट आंसर 94 का सी। 95 नंबर है, 95 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के यहाँ पर संबंध में विचार करना है कि इनमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहली बात है, पहले बोला इसमें कि नीति आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 के एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। एकदम गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर ये 2015 में 1 जनवरी को बनी थी। सेकेंड बात है, नीति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद की जाती है। गलत है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है, और प्रधानमंत्री ही इसके उपाध्यक्ष और सीईओ की नियुक्ति करेगा। ठीक है। तीसरा पर नीति आयोग की शासी परिषद केवल जो केंद्र सरकार है उसके कैबिनेट मंत्री क्या शामिल हो सकते हैं, और उसके मुख्यमंत्री कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरी बात भी गलत है। तीनों बातें गलत हैं, सही पूछा है तो कोई सही नहीं है। डी आंसर होगा 95 का। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना विधिवत रूप से किस तिथि को हुई थी? आंसर हो जाएगा 96 का। करेक्ट आंसर सी, 1 सितंबर 1956 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना के संबंध में विचार करना है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1948 को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को प्रतिस्थापित करके की गई थी। पहली बात क्या होगी? 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में GATT बनाया गया था, और लेकिन ये केवल वस्तु व्यापार तक सीमित था, और इसे अधिक व्यापक बनाने के लिए उरुग्वे दौर जो था उसकी लंबी वार्ता हुई थी, और इस वार्ता के दौरान उसके महानिदेशक अर्थात यहाँ पर जो आर्थर डंकल थे उन्होंने व्यापक प्रस्ताव तैयार किया था, जिससे डंकल मसौदा तैयार था, और इसमें कृषि, बौद्धिक संपदा है ना और सेवाओं को यहाँ पर शामिल करने का सुझाव दिया गया था। तो यहाँ जो आंसर होगा पहला गलत है, दूसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। 97 का आंसर बी करेक्ट है, केवल 2 यहाँ से सही आंसर है। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन 98 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक के संबंध में विचार करना है। IMF मुख्य रूप से सदस्य देशों के भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की समस्याओं और अल्पकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए ऋण प्रदान करना होगा। पहला क्या होगा? 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, विश्व बैंक समूह का मुख्य उद्देश्य विकासशील देश में गरीबी कम करना और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देना होगा। सेकेंड बात भी सही है। विश्व बैंक समूह कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं, जबकि यहाँ पर IMF में एक इकाई यहाँ पर रूप पे काम करेगा। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर। 99 नंबर, माल्थस जनसंख्या सिद्धांत ऑफ जो है माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के संबंध में विचार करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसका सही होगा। 99 का यहाँ से जो सही है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय श्रेणी में होती है, जबकि यहाँ पर खास संसाधनों में वृद्धि अंकगणितीय श्रेणी में होती है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 100 है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में टोबिन टैक्स क्या होगा? क्या है टोबिन टैक्स बताना है। देखो, टोबिन टैक्स काफ़ी पहले न्यूज़ में भी था है ना। टोबिन टैक्स जो है इसको धारणा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री टेम्स टोबिन
ने 1972 में दी थी और इस बिंदु पे निम्नलिखित जैसे कि यहाँ पर सट्टेबाजी पर रोक, ठीक है, और स्थिरता बढ़ाना, पेंगुइन टैक्स जो होता था उन गतिविधियों को जिसमें लगाया था जिस पर समाज नकारात्मक प्रभाव डालती थी, जैसे तंबाकू और प्रदूषण, इस सब में, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। आंसर यहाँ से 100 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 101 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में हिंदू वृद्धि दर का शब्द किस परिचय पेज में किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का यहाँ से ये सी 1950 से 1980 के दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न औसत वृद्धि को संदर्भित करती थी। सी क्या होगा? 101 का करेक्ट आंसर होगा। 102 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। सूची बोर्ड और मुख्यालय, पहला कॉफी बोर्ड 102, कॉफी बोर्ड आपका हो जाएगा ए का 2 मतलब बेंगलुरु। चाय बोर्ड आपका क्या होगा? चाय बोर्ड आपका हो जाएगा बी का 3 कोलकाता। मसाला बोर्ड क्या होगा? मसाला बोर्ड आपका हो जाएगा सी का 4 और तंबाकू बोर्ड क्या होगा? डी का 1। करेक्ट आंसर 102 का सी। 103 नंबर है, 103 नंबर है कथन 1 और कथन कारण आर विचार करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2026 में लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर भारतीय इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पहला क्या होगा? पहले स्टेटमेंट 103 का जो होगा यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, पूर्व प्रधानमंत्री वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था। ये बात भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 2026 की और यहाँ पर ये पहले की बात कर रहा है ना। तो आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है, लेकिन बातें सही व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे की। 104 नंबर, भारत की संसद में बजट पारित करने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या होता है? इसका जो सही क्रम होता है ये होता है कि पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत बजट को 6 चरणों में पारित किया गया था, जैसे कि बजट की प्रस्तुति है ना, उसके बाद आम बहस, विभागीय समितियों के द्वारा जांच करना, अनुदान मांगों पर मतदान होना, विनियोग विधेयक होना और वित्त विधेयक। करेक्ट आंसर बी सही है। 105 है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कुल अनुमानित व्यय सटीक राशि क्या है इसकी? आंसर हो जाएगी करेक्ट यहाँ से इसकी जो सटीक राशि है ये हो जाएगी 105 का क्या ए, ठीक है, 53,47,315 करोड़, यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन है 106, केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित भारत 2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए सरकार ने किन 3 कर्तव्य को आधार बनाया था? करेक्ट आंसर 106 का हो जाएगा, ये बनाया था आर्थिक विकास को गति देना, जनकंचों की यहाँ पर पूर्णता निर्माण की क्षमता को देखना, सबका विकास सबका साथ यहाँ पर माध्यम से सुनिश्चित करना। बी यहाँ से क्या होगा? 106 का सही आंसर है, ठीक है। 107 नंबर आते हैं, केंद्रीय बजट 2026-27 के पहले कर्तव्य उत्पादकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इसके अंतर्गत इनमें से कौन सा विकल्प शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, इसमें क्या था? ये शामिल नहीं किया गया था। 107 का डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लखपति जो दीदी योजना है ये बजट 2026-27 को पहले कर्तव्य आर्थिक समृद्धि जो तेज है उसको पहले सतत रखना मुख्य बिंदु बताता था। आगे आते हैं, और यहाँ पर केंद्रीय बजट 26-27 में तृतीय कर्तव्य के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत सी मार्ट्स स्थापित करने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन 108 आते हैं, केंद्रीय बजट 26-27 में बजटीय अनुमानों के अनुसार सूची को सूची 2 में घाटे का प्रकार और जीडीपी का प्रकार कौन कौन सा होगा? इसमें देखते हैं परसेंटेज। पहली बात है आपका हो जाएगा यहाँ से राजकोषीय घाटा कितना होगा? देखो राजकोषीय घाटा जो है ये आपका हो जाएगा 4.3। राजस्व घाटा कितना होगा? राजस्व घाटा आपका हो जाएगा बी का 3 मतलब 1.5। प्रभावी राजस्व घाटा जो होगा ये कितना होगा? सब अलग अलग हैं, ठीक है, याद रखना है। प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा सी का 4 मतलब 0.3 और जो प्राथमिक घाटा है वो 0.7%। सही आंसर 108 का ए करेक्ट है। 109 नंबर है, केंद्रीय बजट 2026-27 के तीसरी कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के संबंध में विचार करना है। नारियल संवर्धन योजना के तहत केवल तटीय क्षेत्रों में नारियल और काजू की फसलों के उत्पादन को सहायता दी जाएगी। 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? जी गलत है, क्योंकि इसमें यहाँ पर चंदन, कोको और अन्य फसलों को भी शामिल करना है ना, जिस वजह से गलत है। सेकंड, भारत विस्तार एक बहुभाषी टूल है जिसे एग्रीस्टेक पोर्टल के साथ पंजीकृत किया जाता है। सही बात है ना। आगे आते हैं, तीसरा, सी मार्ट्स की स्थापना लखपति दीदी कार्यक्रम को मजबूती के लिए पर खुदरा आउटलेट्स के रूप में की जाएगी। सही बात है। दिव्यांग सहारा योजना एक मुख्य उद्देश्य इसका आईटी और गेमिंग जैसे क्षेत्र जो दिव्यांग हैं उसको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। ये बात
गलत है, क्योंकि कौशल प्रशिक्षण दिव्यांगन कौशल योजना का हिस्सा है, जबकि दिव्यांगन सहारा योजना के माध्यम से R&D और AI एकीकरण पर केंद्रित होगी। पांचवा है, उत्तर भारत में मासिक स्वास्थ्य के लिए निम्हांस 2 की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। करेक्ट है। एक नहीं, 2 3 5 करेक्ट है आंसर बी। क्वेश्चन 110 आते हैं। इसमें बोला है केंद्रीय बजट 26-27 में बजटीय जो अनुमान है उसके अनुसार इनमें से कौन सा व्यय और राशि को साथ यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। सही सम्मिलित जो यहाँ पर नहीं है 110 का आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर सी। प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? बोला कि यहाँ पर 17,48,799 है ना, तो ये बात इसका क्या होगा? गलत है। 110 का ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी पूंजीगत जो व्यय है ये आपका हो जाएगा 17,14,523 न कि 48,000। आगे आते 111 केंद्रीय बजट 26-27 में दूसरे कर्तव्य के जो संदर्भ में विचार करना है। बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। पहला क्या होगा? 111 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात बोल रहा है कि प्रत्येक जिले में VGF सहायता के लिए महिला छात्रावास स्थापित करने के एक लक्ष्य होगा। नेशनल डेस्टिनेशन नॉलेज ग्रिड की स्थापना पर्यटन स्थलों में डिजिटलीकरण जो होती है उसको दस्तावेजीकरण के लिए की जाएगी। करेक्ट है। चौथा, टर्टल टेल्स का विकास मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाएगा। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा कर्नाटक में किया जाएगा, ना कि पहाड़ी क्षेत्रों में। गलत हो जाएगा। लोथल राखी गढ़ी रोपड़ लेह पैलेस सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में शामिल किया जाएगा। यह भी बात गलत है। आंसर क्या होगा? सिर्फ यहाँ पर 1 2 3 करेक्ट है, एक से अधिक डी, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन 112 आते हैं। केंद्रीय बजट 26-27 में आवंटन यहाँ पर से सूची 1 में मंत्रालय और दूसरे में दे रखा है इसका आवंटन। ठीक है, देखते 112 को। पहले बोला है ऐसे कि ग्रामीण विकास ये आपका हो जाएगा 2,73,108 करोड़। शिक्षा को लेकर के आपका था कितना? शिक्षा को लेकर के आपका ये 1,39,289। स्वास्थ्य को लेकर के कितना था? स्वास्थ्य को लेकर के था आपका 1,04,599 और ऊर्जा को लेकर के 1,09,000। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 113 नंबर 113। इसमें बोला बजट 2026-27 कि दूसरे कर्तव्य आकांक्षाएं पूर्ति और क्षमता निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से चयन करना है। सुधार उन्मुखी प्रयासों में लगभग 30 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी स्तर से ऊपर उठ रहे हैं। पहला 113 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 113 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा, पहली बात यहाँ से गलत लग रही है मुझे, है ना, क्योंकि इसमें बोला है कि पहला उन्मुखी सुधार जो है उसमें 30 करोड़ लोग यहाँ पर से ऊपर उठ गए, तो ये बात गलत है। मतलब इसमें देखो डेटा नहीं दे रखा, लेकिन था यहाँ पर कि जो सरकार द्वारा सुधार में उन्मुखी प्रयासों को लेकर के यहाँ पर 25 करोड़ के आसपास तक यहाँ पर गरीबी से ऊपर उठ गए हैं, है ना। 30 करोड़ यहाँ पर नहीं होगा। वर्ष 2047 तक सेवाओं में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी करीब 15.5% का लक्ष्य है। गलत है, क्योंकि 10%, 15 नहीं होगा। तीसरी बात यहाँ से 113 का ऑरेंज इकोनॉमी के तहत 15 राज्य स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएगी, जिसका लक्ष्य होगा 2030 तक 25 लाख रोजगार को सृजन करना। ठीक है, ये बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 20 लाख रोजगार सृजित करना होगा, 25 लाख नहीं। पशुपालन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार को 30,000 से अधिक पशु डॉक्टर को नियुक्त करने की योजना बना रही है। ठीक है, ये 20,000 से अधिक, 30,000 नहीं। लास्ट इसमें स्टेटमेंट दिल्ली स्थित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र उन्नयन किया जाएगा। पांचवी बात क्या होगी? पांचवी बात भी गलत है। सभी स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। आंसर डी। 114 नंबर है। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार सूची को सूची 2 में मैच करते हैं आय के स्रोत और यहाँ पर पैसे की हिस्सेदारी किसकी कितनी है। पहली बात है 114 का कौन सा यहाँ पर बोल रहा है कि सही विकल्प होगा? उधार और अन्य देयताएं। उधार और अन्य देयताएं जो हो जाएगी क्या होगा? ये आपका 21 पैसे। ठीक है, उसके बाद 21 पैसे नहीं, उधार और जो अन्य देयताएं हो जाएगी ना आपका, ये हो जाएगा 24 पैसे। आयकर कितना होगा? आयकर जो आपका हो जाएगा
फिर से कर लेता हूँ। आपका इसमें हो जाएगा थर्ड, आयकर जो आपको हो जाएगा 21 पैसे हो जाएगा, ठीक है। निगम कर 18 पैसे और सीमा शुल्क आपका 4 पैसे। करेक्ट आंसर यहाँ से 1 रुपये के हिसाब से बता रहा है ना, 1 रुपये में कितने कितने पैसे कहाँ पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 114 का, एक करेक्ट है। 115 है, केंद्रीय बजट 26-27 जो है उसके प्रथम कर्तव्य आर्थिक विकास की गति देना अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही होगा। आंसर हो जाएगा 115 का करेक्ट आंसर। एक तो बजट में बुनियादी ढांचे को तकनीकी उन्नयन के माध्यम से 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना प्रस्तावित है। सेकंड, कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। 115 का आंसर क्या होगा, सी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 116। एक 116 नंबर है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार सूची 1 और सूची 2 इसमें देखते हैं। पहला है व्यय के मध्य जो है और यहाँ पर पैसे की हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है। देखते हैं 116 में। देखो पहला आपका हो जाएगा पैसा 22 पैसा, आपका राज्य में करों का हिस्सा 22 पैसा होगा, ठीक है। उसके बाद ब्याज अदायगी जो है ये हो जाएगी बिका 20 पैसे। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं ये आपका हो जाएगा 17 पैसे और रक्षा को लेकर के जो है आपका डिक्का 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से 116 का भी करेक्ट है। 117 नंबर आते हैं, केंद्रीय बजट 26-27 में जीडीपी वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही होगा। 117 का जो सही हो जाएगा आंसर, कौन सा होगा सही। करेक्ट आंसर, केंद्रीय बजट 26-27 में अनुसार वित्त वर्ष 26-27 के लिए नाममात्र जीडीपी वृद्धि 10.5% और वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.7% अनुमानित की गई है। आंसर बी करेक्ट है। 118 नंबर है, बजट 26-27 के संबंध में विचार करना है। 17 दवा औषधियों के आयात पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। पहली बात 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सीमा शुल्क में बाध्यकारी अग्रिम जो नियम है वो उनकी वैधता अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, गलत है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड बात बोल रहा है इसका 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की जाएगी ना, 10 वर्ष नहीं की जाएगी, गलत है। तीसरी बात है न्यूक्लियर पावर परियोजना के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर मौजूदा मूलभूत सीमाएं शुल्क की छूट का विस्तार 2035 तक किया जाएगा, ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 18 का आंसर क्या होगा, 13 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 119 आते हैं। 119 से केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है। यहाँ पर जो सही सुमेलित है 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए परिवहन 5,98,520 करोड़, ठीक है। रक्षा को लेकर के कितना था, रक्षा को लेकर के तक 5,94,000 के आसपास है ना, ये गलत है। 120 है, केंद्रीय बजट 26-27 में घोषित कारपोरेट मित्र पहल का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि टियर 2 और टियर 3 के एमएसएमई को सस्ती दरों पर अनुपालन सहायता को प्रदान करना। बी 120 का सही आंसर है। 121 नंबर है, केंद्रीय बजट 2026-27 में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए कुल कितने नए उच्च गति के रेल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। आंसर 121 का बी 7 प्रस्ताव रखे गए। वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, और दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर, राइट, तो आपका ये कानपुर होते हुए, ठीक है, मुंबई पुणे कॉरिडोर, पुणे हैदराबाद कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर, हैदराबाद चेन्नई कॉरिडोर और चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर, ये सब लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। आंसर 121 का भी करेक्ट है। 122 नंबर है, 122 है अवसंरचना को गति से संबंधित यहाँ पर निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 कथन 2 वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया जाएगा जो जीडीपी का लगभग 3.1% है। 122 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 122 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ये क्या होगा, इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा, है ना, सही है। सेकंड है डानकुनी को सूरत से जोड़ने के लिए एक नया समर्पित माल गलियारा पश्चिम भारत की पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बनाया जाएगा, ये बात भी करेक्ट है। दोनों बातें से 122 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 123 केंद्रीय बजट 26-27 जो है उसके अनुसार वित्तीय क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित कारणों पर विचार करने का कथन कारण। आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र उसकी प्रमुख विशेषताओं में परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता और देश के 98% से अधिक गांवों की बैंकिंग कवरेज शामिल होगी। 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से
करेक्ट है। सेकेंड, सरकार ने एआई मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल रिसर्च पूर्ण तथा अनुसंधान विकास नवाचार निधि माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। ये बात ये भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा है भारत में बैंकिंग क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं उसमें करीब जो बैंकिंग कवरेज है उसको लेकर के, यहाँ पर बात करा एआई मिशन क्वांटम को लेकर के, तो दोनों डिफरेंस हो गया, बातें दोनों करेक्ट है। बी क्वेश्चन 124 है 124, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार चैंपियन एमएसएमई के सृजन संबंधित निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। कथन एक, कारणार्थ एमएसएमई के विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में मान्यता देते हुए 20,000 करोड़ की एसएमई विकास निधि शुरू की जाएगी। 124 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 करोड़ की जो एसएमई है वो शुरू की जाएगी, ना कि 20,000 करोड़। सेकंड बोला ट्रेड्स जो है के माध्यम से एमएसएमई को 7 लाख करोड़ से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और जिसके उपयोग को बढ़ाने को लेकर के अनिवार्य ट्रेड्स उपयोग के माध्यम से गारंटी सहायता और एकीकरण द्वितीय बाजार के रूप में उपाय किए जाएंगे। ये बात करेक्ट है। आंसर डी। क्वेश्चन 125 है 125, 2025-26 में आर्थिक समीक्षा के अनुसार अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में विचार करना है। भारत के वित्त वर्ष 26-27 में आर्थिक विकास दर 7.8 से 8.2 रहने की संभावना है। 125 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि 6.8 से 7.2 रहना है ना, ज़्यादा बता रहा है ये। वित्त वर्ष 25-26 में वास्तविक जीडीपी 7.3 रहने की संभावना है, ये बात भी गलत है, 7.4 रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 25-26 में जीवीए जो है 7.4 रहने का अनुमान है, ये 7.3 रहने का अनुमान है। तीनों बातें गलत है। आंसर डी, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक लगभग कितना हो गया था? 126 का आंसर हो जाएगा 701 अरब अमेरिकी डॉलर। बी। 127 है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2025-26 के पहला अग्रिम अनुमान भारत में प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध राष्ट्रीय जो आय होती है उसकी चालू कीमतों पर लगभग कितना आगे गई है? आंसर हो जाएगा 127 का। करेक्ट आंसर यहाँ की गई थी 2.20 लाख। ठीक है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पहला अग्रिम अनुपादन या अनुमान संबंध में विचार करना है। वित्त वर्ष 25-26 में कृषि क्षेत्र में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 128 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बोल रहा है औद्योगिक क्षेत्र में 6.3 की वृद्धि दर हासिल की है। ये बात गलत है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% रहा है, ना कि 3। सेवा क्षेत्र में 9.1 का अनुमान लगाया गया है, ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, सी करेक्ट आंसर है। 129 केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में अनंतिम वास्तविक के लिए भारत का संशोधित राजकोषीय घाटा सकल जो घरेलू उत्पाद है उसका कितना परसेंट रहा है ना, बताना आपको कितना परसेंट होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का सी 4.8%। 130 नंबर है 130, भारत के केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में विचार करना है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। पहला 130 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, पहला गलत है, सही होगा, पहला सही होगा ना, गलत नहीं होगा। पहली बात करेक्ट है, सही बोला है। सेकंड है वर्ष 1964 में से बजट के साथ ही एक संयुक्त दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाना है, अनिवार्य कर दिया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है इसकी, है ना। तीसरा, ये पहली बार 1985 में प्रस्तुत किया गया था, ये बात करेक्ट है। और इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में पिछली जो प्रदर्शन है समीक्षा करना, उसके भविष्य में संभावनाओं का आकलन करना। 1, 3, 4 करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 131 से 131, कथन एक कारण वित्त वर्ष 26 में निजी अंतिम उपभोग व्यय 7% वृद्धि की दर्ज की गई, जो 2012 के बाद उच्चतम स्तर पर है। 131 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है सार्वजनिक पूंजी व्यय और पुनर्जीवित जो होते हैं वो निजी निवेश के कारण सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF में 7.8% की वृद्धि हुई है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अंतिम उपभोग को लेकर के व्याख्या कर रहा है और यहाँ पर बात कर रहा है सार्वजनिक पूंजीगत व्यय की, दोनों में डिफरेंस है, इस वजह से व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन बातें दोनों एकदम करेक्ट है। आंसर बी। 132 केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान भारत का सकल वस्तु सेवा कर GST कितना दर्ज किया गया है? 132 का आंसर हो जाएगा, ये दर्ज किया गया कितना? करेक्ट आंसर 132 का हो जाएगा क्या?
132 का जो आंसर हो जाएगा, सोचो क्या होगा। 132 दे क्या रहा है इसमें, 15.2 लाख करोड़ और 16.8, 17.4, 18.1 लाख करोड़। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो जाएगा आपको यहाँ से 17.4 होगा, है ना। 17.4 लाख करोड़ इसका आंसर होगा। अप्रैल से दिसंबर 25 के दौरान कुल जीएसटी संग्रह 17.4 लाख करोड़ रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में तुलना में 6.8 की वृद्धि को दर्शाता है। 6.8 की वृद्धि को निकालोगे ना तो इतना ही आएगा, 17.4% लाख करोड़। 133 केंद्रीय आर्थिक जो समीक्षा है 25-26 के अनुसार भारत में वित्तीय समावेशन के संबंध में विचार करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खातों की संख्या मार्च 25 तक 55.02 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। 133 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से अब तक कुल 36.18 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरित किए जा चुके हैं। एकदम सही बात है, दोनों सही है, आंसर सी। 134 134 केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी के एकीकरण के परिणाम स्वरूप उनकी कुल संख्या स्थापना के समय में 196 से घटकर 1 मई 2025 तक कितनी हो गई है। आंसर हो जाएगा 135 का करेक्ट आंसर यहाँ से, 134 का करेक्ट आंसर सी करेक्ट है। 28 केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार भारत के पूंजी बाजार के संबंध में विचार करना है। देश में कुल डीमेट खातों की संख्या बढ़कर 21.6 करोड़ तक पहुंच गई है। 135 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, शेयर बाजार में कुल अद्वितीय निवेशक की 12 करोड़ से अधिक यहाँ पर होगी जनसंख्या, मतलब इनकी संख्या जो होगी, ठीक है। और जिससे क्या होगा, महिलाओं की भागीदारी इसमें 25% है करीब। सेकेंड बात भी सही है इसकी। तीसरी बात है, तीसरा बोला है औसत मासिक एसआईपी निवेश वर्ष 2017 में 4000 करोड़ से बढ़कर 26 में 28,000 करोड़ हो गई। तीनों बातें करेक्ट हैं, आंसर डी। क्वेश्चन 136 से 136 केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला है कि वर्ष 2024-25 में देश के सभी वार्डों ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट संग्रहण के हिस्सा 98% तक पहुंच गया है, करेक्ट है। वर्ष 2014-15 में अपशिष्ट प्रसंस्करण केवल 16% था, जो अब 25 तक बढ़कर 80% हो गया है। 136 का सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, भारत प्रति व्यक्ति विशिष्ट अपशिष्ट उत्पादन के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां औसतन 112 लीटर प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा होगा, है ना, यहाँ पर दूसरा नहीं होगा। 1-2 करेक्ट है। क्वेश्चन 137 137 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार भारत में शहरीकरण प्रवृत्ति के बारे में विचार करना है। वर्ष 2036 तक भारत में कस्बों को शहरों को रहने वाली जनसंख्या लगभग 500 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 137 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, ठीक है। 60 करोड़ ये 600 मिलियन शहरों तक कस्बों में निवेश करेंगे, 500 नहीं। वर्ष 2036 तक शहरी आबादी की कुल राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा होगी, जो 2011 में 31% थी। सेकेंड बात सही है। तीसरा, अनुमान है कि यहाँ पर वर्ष 36 तक में भारत में कुल जीडीपी शहरी क्षेत्र का योगदान लगभग 70% होगा, करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही है। 37 का आंसर बी। 38 नंबर है 138 केंद्रीय आर्थिक समीक्षा जो है उसके 25-26 के अनुसार जनवरी 2025 तथा भारत के जो शहरों से कुल कितने किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क पर चलन आ चुका है। इसमें आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर, ये प्रचलन में आ चुका है। 20 का आंसर होगा 24 शहरों में 236 किलोमीटर इसका आंसर होगा। 139 नंबर है केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार भारत में बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास के संबंध में बुनियादी ढांचे पर विकास करना है, मतलब विचार करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 2.9 करोड़ से अधिक पक्के आवासों के निर्माण पूरे किए जा चुके हैं। 139 का पहला बात करेक्ट है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के लगभग 91% ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि 81% है ना, 91 नहीं होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश में करीब 99.6% बस्तियाँ बारहमासी सड़कों में जोड़ दी गई थी। एकदम सही है, आंसर सी। 1 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 140 विकसित भारत रोजगार जो है और आजीविका मिशन के बारे में, ये अधिनियम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगा। पहला क्या होगा, 140 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए कानूनी रूप से गारंटी के दिवसों की संख्या बढ़कर 100 से 150 दिन कर दी गई है, 125 दिन कर दी गई है।
इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को विकसित करना भारत में 2047 के विजन को जोड़ना और टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे को निर्माण करना। 1 और 3 सही है, 40 का आंसर ए। 41 केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार कथन 1 कथन 2 पर विचार करना है। वित्त वर्ष 23-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या को पिछले वर्षों की कमी आई है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, कमी है या बढ़ा है? पहला यहाँ से एकदम सही बोल रहा है। सेकेंड बात है, महिला बेरोजगारी में 2017-18 के अकॉर्डिंग 5 से 6%, 5.6 से गिरकर 3.2 रह गई है। एकदम सही बात है, डेटा एकदम करेक्ट दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी डेटा है, आप इनको नोट करके लिख लो कहीं, ठीक है। आंसर क्या होगा, एक करेक्ट है। 142 आते हैं 142 केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 25-26 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो वर्ष 1973 में 49.7 वर्ष थी, 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है? 142 का आंसर हो जाएगा, ये हो गई है 70.3 बी इसका आंसर होगा। 143 स्वास्थ्य संकेतक और यहाँ पर इसके जो गिरावट की प्रतिशतता है देखते हैं। पहला 143 का इसमें बोला है मातृत्व जो मृत्यु दर है ये 86%, ठीक है, कमी हो गई इसकी। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर ये क्या होगा, ये कभी का 178%, राइट। नवजात की मृत्यु दर 70%, ठीक है। और डी नवजात शिशु दर 37%। करेक्ट आंसर यहाँ से 143 का ये करेक्ट है। 144 144 है केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार मिष्टी पहल के तहत मैंग्रोव संरक्षण को पुनरुद्धार के लिए निर्धारित सही भौगोलिक लक्ष्य क्या होगा? आंसर 144 का सी हो जाएगा। 9 राज्यों में और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर, सी आंसर है। 145 केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 25-26 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान भारत में कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी 8780 मेगावाट, सी आंसर होगा। 146 नंबर ऊर्जा यहाँ पर स्रोत है इसके, और इसकी केंद्रीय आर्थिक जो समीक्षा है हिस्सेदारी क्या होगी इसकी? सौर ऊर्जा की कितनी है? देखो 146 मैच करते हैं। सौर ऊर्जा का आपको हो जाएगा एक हो जाएगा 30.16। पवन ऊर्जा कितना होगा? पवन ऊर्जा को हो जाएगा बी का आपका 4.47। जल विद्युत जो है ना, जल विद्युत का आपको हो जाएगा सी का 3.24 और डी का आपको हो जाएगा 4, मतलब जैविक ऊर्जा 0.03 गीगावाट। करेक्ट आंसर 146 का ए यहाँ से मैच करने को आएगा, ऊपर देखेंगे भी हम लोग, और यहाँ से आप इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। 146 ए करेक्ट है। 147 है केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 है, उसके अनुसार 31 दिसंबर 2025 को भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता की कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता क्रमशः कितनी दर्ज की गई है? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट क्या होगा देख लेता हूँ। 147 का करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट है ना, ये होगा। 148 आते हैं केंद्रीय आर्थिक समीक्षा जो है 2025-26 के अनुसार भारत कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और सौर ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर क्रमशः किन स्थानों पर है? 148 का आंसर क्या होगा? 148 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है। 149 केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 में केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार भारतीय रेलवे के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? यहाँ से जो गलत है 149 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। भारतीय रेलवे नेटवर्क में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ये बात गलत है, ठीक है। चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 149 हो गया, 150 आते हैं। 150 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन होगा। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच नेटवर्क के संबंध में विचार करना है। वित्त वर्ष 26 में भारत का कुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 1,46,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है। 150 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है वित्त वर्ष 2014 में वित्त वर्ष 26 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 70% की वृद्धि दर्ज की गई है। गलत है, 70% की वृद्धि दर्ज नहीं की गई, 60% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या होगा? ए यहाँ से 150 का करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से हम लोग ने 150 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए, पूरे सेट पूरे, ठीक है। ज्ञान बिंदु का यहाँ पर क्वेश्चन जो पार्ट क्वेश्चन पेपर चौथा था टेस्ट, और यहाँ से पार्ट 2 मतलब यहाँ से 76 से हम लोगों ने कवर किए थे और 150 तक क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर कौन कौन पूरा हो गया टेस्ट? ज्ञान बिंदु का चौथा कवर हो गया, ठीक है, और आपका दृष्टि के करीब 6 से 7 पेपर कवर हो गए। अभी पहला कुछ
मतलब दूसरा तीसरा पेपर बचा हुआ है वो मैं करा दूंगा बाद में। और उसके बाद आपका जो केजीएस है, केजीएस के 12 पेपर कवर हो चुके हैं। मतलब ऐसे करके बहुत सारे पेपर हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। और भी अगला पेपर हम लोग जल्दी लेके आएंगे इसमें, ठीक है। जब तक आप इतने करो और इन सब टॉपिकों को जाकर डीप में अच्छे से पढ़ते रहो, क्योंकि अगर क्वेश्चन इनसे आएगा तो इनसे गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि अभी यूपीएससी एग्जाम हुआ था ना, तो यूपीएससी एग्जाम को लेकर के मैंने टारगेट चलाया था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने फंसाए उसमें एग्जाम में। आप देख सकते हो, अभी पीडीएफ आप डाउनलोड करो टेलीग्राम पे, नहीं मिलेगा तो बताना, मैं दिखाऊंगा कि चीज़ को आपको दिखाया मैंने वहाँ पर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे गए, जो मैंने बताई भी थी चीज़ें वो। तो आपको बातों को ध्यान में रख के अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।